हेलो गाइस, नमस्कार। जीएस एंड इंग्लिश वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इंडियन पॉलिटी की हमारी सीरीज चल रही है और इस सीरीज के अंदर हम एक वीडियो के अंदर एक नंबर किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर यानी कि सुनिश्चित करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। तो आइएगा, आज इस कंटेक्स्ट में हम संसदीय समितियों को डिस्कस करने जा रहे हैं। संसदीय समितियों को हम डिस्कस करें उससे पहले आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट कि चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकन दबा लें ताकि हर प्रकार का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइएगा, हम सबसे पहले आज डिस्कस करेंगे संसदीय समितियों के प्रकार। तो संसदीय समितियां जो हैं वो दो प्रकार की, एक तो स्थायी समिति और दूसरी जो है अस्थायी समिति। यानी कि स्थायी समितियां और अस्थायी समितियां सभी को हम आज एक ही वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइएगा, बिना देरी किए हुए हम डिस्कस करते हैं। पहली समिति वो है प्राक्कलन समिति। तो प्राक्कलन समिति जो है वो सबसे बड़ी समिति है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि प्रत्येक वर्ड के अंदर क्वेश्चन का आंसर निकलेगा, न केवल लाइन बल्कि वर्ड के अंदर। यानी कि सबसे बड़ी समिति यहीं पर जो है आप स्टार लगा लीजिएगा, सबसे बड़ी ये समिति। और स्थापना का यदि जिक्र किया जाए तो 1950 में तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफारिश के आधार पर, और लोकसभा के इसके अंदर 30 सदस्य। प्रत्येक जो मैं राउंड कर रहा हूं हर जगह पर क्वेश्चन बन रहा है। देखिए, सबसे बड़ी समिति है, 1950 के अंदर बनी, और तत्कालीन जो वित्त मंत्री थे जॉन मथाई, उनकी सिफारिश के आधार पर जो है ये समिति बनाई गई और लोकसभा के 30 सदस्य इसके अंदर। आपको ट्रैप करने के लिए कह देगा कि 15 जो है लोकसभा से और 15 जो है विधानसभा से। ऐसा कुछ नहीं है, काट दीजिएगा। जो बता रहा है लोकसभा से और 30 सदस्य है। तो लोकसभा के ही हो सकता है कि यहाँ पर 25 दे दे। यहाँ आपको एक एक बात का ध्यान रखना है प्लीज। राज्यसभा से यहाँ पर कोई भी सदस्य नहीं होता, मंत्री समिति के सदस्य नहीं होते। एक और इम्पोर्टेंट बात कि मंत्री कभी भी समिति के सदस्य इसमें नहीं होते। सदस्यों का चुनाव लोकसभा में से एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा किया जाता है। यानी कि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनमें से ही एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा जो है चुनाव होता है। और कार्यकाल 1 वर्ष का है। 2 वर्ष लिख दे, 3 वर्ष लिख दे, ध्यान रखना है। जो राउंड कर रखे हैं मैंने हर जगह पर क्वेश्चन का आंसर है, और 3-3 4-4 फैक्ट करके किसी भी पीसीएस एग्जाम या यूपीएससी तक का भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। समिति का अध्यक्ष जो है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत होता है। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा वो मनोनीत करेगा समिति के अध्यक्ष को, और समिति संसद के माध्यम से सरकार द्वारा प्राप्त किए गए धन के व्यय के अनुमान की जांच करती है। तो देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज देयर। समिति जो है संसद के माध्यम से सरकार द्वारा प्राप्त किया गया जो धन है वो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट हुआ उसका अनुमान की जांच करती है। तो समिति सुझाव देती है कि प्रशासनिक दक्षता और मितव्ययता के संदर्भ में, यानी कि क्या वैकल्पिक उपाय या नीतियां अपनाई जा सकती हैं, कम से कम पैसा जो है इन्वेस्ट हो, इसके लिए क्या क्या नीतियां और उपाय किए जा सकते हैं, ये बातें समिति जो है बताती है। तो यहाँ पर प्रत्येक जगह पर आप एक लाइन में भी एक जो है क्वेश्चन का आंसर पकड़ ले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये सारी बातें आप 10 क्वेश्चन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ पर बनाए जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा बनाए जा सकते हैं 10 से भी, लेकिन आप कम से कम जो है इसको अपने
मस्तिष्क पटल पर रखिएगा। ऐसी ऐसी बातें यहाँ से फैक्ट उठा करके दे देगा, ये दे देगा आपको, ये दे देगा यहाँ से, और एक फैक्ट ये दे देगा, और यहाँ से भी कोई चीज़ दे सकता है। तो इस तरह से 4 चीज़ें मिला करके आपका क्वेश्चन बन सकता है। ध्यान रखिएगा, प्राकलन समिति वेरी इंपॉर्टेंट कमेटी इज देयर। तो चलते हैं आगे, और आगे बढ़ते हुए हम डिस्कस करने जा रहे हैं अगली समिति, वो है लोक लेखा समिति। तो लोक लेखा समिति 1921 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम 1919 के माध्यम से गठित, जो आपने जोन मथाई और 1950 की बात की, उससे पहले जो है लोक लेखा समिति 1919 के जो है अधिनियम के माध्यम से, यानी कि आप कोरिलेट करके देखिएगा पीछे वाली समिति जो प्राकलन समिति है उससे, कि हमने कौन सा ईयर लिया था 1950, जोन मथाई जो है के आधार पर, उनकी सिफारिश के आधार पर, और ये किसके आधार पर है, कब बनी है। तो ये सारी बातें जो हैं आप देखते रहेंगे। स्वतंत्र भारत की पहली लोक लेखा समिति का गठन जो है 1950 ईस्वी में हुआ, और कुल सदस्य इसमें 22 होते हैं, लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7। तो 15 + 7 अब यहाँ पर आ गया। यहाँ वाली चीज़ें वहाँ ले जा सकता है प्राकलन समिति के लिए, आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए। तो प्लीज़ चीज़ों को बहुत इत्मीनान से, आराम से देखते हुए आगे बढ़िएगा। सदस्यों का चुनाव लोकसभा में से ही जो है एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा होता है। लोकसभा में से ही, ध्यान रखना, राज्यसभा में से नहीं। सदस्यों का चुनाव लोकसभा में से एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा, और केंद्र सरकार के किसी भी मंत्री को इस समिति में सदस्य के तौर पर शामिल नहीं किया जाता। अब वही बात, सेम थिंग इज देयर। और अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा ही होती है। काफ़ी सारी चीज़ें जो है मिलती जुलती हैं, सिर्फ ईयर जो है और सदस्य जो हैं उनको आप थोड़ा सा देख लें। और समिति का अध्यक्ष विपक्ष का कोई सदस्य होता है, जो कि 1967 से परंपरा बन चुकी है। यानी कि आप इम्पोर्टेंट बात की तरफ ध्यान दें प्लीज़, कि समिति का जो अध्यक्ष होता है वो विपक्ष का कोई सदस्य होता है, और 1967 से ये परंपरा बन गई है। लेकिन अध्यक्ष का जो नियुक्ति होती है वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा होती है। इस बात का भी आप ख्याल रखेंगे। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। उद्देश्य जो है क्या है, समिति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि क्या धन प्राधिकृत रूप से खर्च किया गया और उसी प्रयोजन से खर्च किया गया जिसके लिए वह प्रदान किया गया था। जिस चीज़ के लिए पैसा दिया गया, क्या उसी के लिए जो है ये पैसा रखा गया है, उसी में जो है ये पैसा यूज़ किया गया है। इस बात की तरफ भी आप ध्यान देंगे। फिर कहता है समिति भारत के जो CAG हैं, कंट्रोलर जनरल जो हैं, या फिर कैग जो है, CAG आप कहेंगे कि महालेखा परीक्षक द्वारा दिए गए लेखा परीक्षण संबंधी प्रतिवेदनों की जांच करती है। तो ये आप देखेंगे कि कैग द्वारा दिए गए लेखा परीक्षण संबंधी प्रतिवेदनों की जांच करती है ये समिति, लोक लेखा समिति। इसको भी आप अच्छे से अपने जहन में बैठा लेंगे। उसके बाद यदि आगे हम बढ़ें तो आप देखेंगे कि लोक लेखा समिति और प्राकलन समिति, लोक लेखा समिति और प्राकलन समिति दोनों जुड़वा बहन हैं। दोनों को जुड़वा बहन कहा जाता है। काफ़ी सारी समितियां दे दी जाएंगी और जुड़वा बहन को लेकर के पूछ लिया जाएगा। तो लोक लेखा समिति और प्राकलन समिति दोनों की दोनों आप कहेंगे कि जुड़वा बहन है, क्योंकि दोनों समितियों के कार्य एक दूसरे के पूरक हैं। प्राकलन समिति जहां सार्वजनिक यानी कि सरकारी व्यय के अनुमानों संबंधी कार्य करती है, वहीं लोक लेखा समिति भारत सरकार के व्यय के सदन द्वारा प्रदान की गई राशियों को खर्च दर्शाने वाले लेखाओं की जांच करती है। तो क्या कहता है कि लोक लेखा समिति जहां भारत सरकार के व्यय के लिए सदन द्वारा प्रदान की गई है राशियों को का जो खर्च दर्शाती है,
वहाँ दोनों के दोनों जो हैं आप एक प्रकार से एक अनुमान लगाती है, एक खर्चों का जो है पूरे का पूरा लेखा की जांच करती है। दोनों चीज़ें आप ये भी पढ़ लें और ये भी पढ़ लें। उसके बाद हम आगे बढ़ें तो कहता है सार्वजनिक उपक्रम समिति। सार्वजनिक उपक्रम समिति जो है 1964 के में बनी। पहली बार सार्वजनिक उपक्रम समिति की स्थापना की गई। इस प्रकार यह समिति संसद की तीनों वित्तीय समितियों में से सबसे बाद में गठित होने वाली समिति है और कुल जो है 22 सदस्य हैं, लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7। बिल्कुल सदस्य जो हैं लोक लेखा समिति की तरह हैं। लोक लेखा के संदर्भ में समिति के सदस्यों का चुनाव लोकसभा में से ही एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा होता है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों को पीठासीन अधिकारी द्वारा मनोनीत किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट बात कि ये जो है लोकसभा के संदर्भ में समिति के सदस्य जो है एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा और राज्यसभा के सदस्य जो हैं वो पीठासीन अधिकारी द्वारा मनोनीत। समिति का अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत। किसी भी केंद्रीय मंत्री को समिति के सदस्य के रूप में शामिल नहीं। ये बात तो आप बहुत अच्छे से जान लें कि कोई भी जो है मंत्री समिति का सदस्य नहीं बन सकता। समिति के प्रमुख कार्य जो है सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदन और लेखा यानी कि कैग के प्रतिवेदनों की जांच करना है। ये जो है लेखाओं और उन पर कैग के प्रतिवेदनों की जांच करना, ये आप देख लें एक बार सार्वजनिक उपक्रम समिति को लेकर के। उसके बाद SC/ST कल्याण संबंधी समिति आपके सामने आ रही है। उसमें कुल 30 सदस्य होते हैं, जिनमें से 20 लोकसभा के और 10 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। लोकसभा के संदर्भ में समिति के सदस्यों का चुनाव लोकसभा में से ही एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा, जबकि राज्यसभा के सदस्यों को पीठासीन अधिकारी के द्वारा मनोनीत। उसी प्रकार से जैसा हमने पिछले समिति में देखा है, समिति का अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत। ये भी जो है कॉमन बात है। किसी भी केंद्रीय मंत्री को समिति में सदस्य के रूप में सम्मिलित नहीं, ये भी कॉमन बात। यह समिति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण से संबंधित जो है उन सभी मामलों पर विचार करती है जो केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। ये बात आप थोड़ा सा देख लें, समिति का नाम में ही समाहित है ये सारी चीज़ें। तो उसके बाद देखते हैं आप समिति जो है अनुसूचित जाति आयोग तथा अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा राष्ट्रपति के माध्यम से संसद में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट की भी समीक्षा करती है। तो ये दोनों के दोनों जो आयोग हैं उनके द्वारा राष्ट्रपति के माध्यम से संसद में जो रिपोर्ट पेश की जाती है उनकी ये समीक्षा करती है। तो काफ़ी सारी चीज़ें कॉमन, सिर्फ सदस्य 20 और 30 टोटल 30, इनको आप देख लें थोड़ा सा है। और बाकी एक पिक्चर से आपके दिमाग में सबको जो है कंपाइल करके एक अपने सामने जो है शॉर्ट नोट्स बना करके इसमें से और सभी के सभी समितियों को एक साथ आप जो है रिवाइज कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कार्य मंत्रणा समिति। तो समिति का गठन सर्वप्रथम 1952 ईस्वी में हुआ, यानी कि यहाँ से यह समिति बनी और संसद के दोनों सदनों की अलग अलग कार्य मंत्रणा समितियाँ होती हैं। गठन पीठासीन अधिकारियों के द्वारा होता है, क्योंकि ये दोनों के दोनों सदनों में होती हैं तो पीठासीन अधिकारियों के द्वारा ही जो है गठन होगा। लोकसभा की इस समिति में 15 सदस्य, जबकि राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति में 11 सदस्य। आपसे पूछ लेगा, उल्टा कर देगा, आपको यहाँ जो है ये रख देगा राज्यसभा के और ये रख देगा आपके लोकसभा के। तो आप यहाँ पर भी थोड़ा सा केयरफुल रहें, थोड़ा ही अटेंटिव रहें, कोई किसी प्रकार की जो है हड़बड़ाहट या यहाँ पर आपको जो है ईयर दे देगा 1950 या 1919 दे देगा, पीछे से उठा करके 1964 दे देगा जो पीछे समितियाँ रही हैं। तो फिर आप प्लीज़ यहाँ पर भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। पीठासीन अधिकारी समिति का अध्यक्ष होता है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। पीठासीन अधिकारी ही कार्य मंत्रणा समिति का अध्यक्ष होता है, इस बात को आप बहुत अच्छे से जान लें।
समिति का प्रमुख कार्य यह सिफारिश करना है कि संसद में विधायी तथा अन्य कार्यों को निपटाने के लिए कितना समय निश्चित किया जाए। तो समिति का प्रमुख कार्य क्या है? यह सिफारिश करना है कि संसद में विधायी और अन्य कार्यों को निपटाने के लिए कितना समय निश्चित किया जाए। ये जो है समीक्षा कार्य मंत्रणा समिति के द्वारा होती है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट समिति, आप एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से देख लें। ये भी आपका क्वेश्चन का मटेरियल जो है तैयार कर सकती है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं विशेषाधिकार समिति। समिति का गठन 1950 में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहले भी एक समिति आपके सामने आई है, तो उसको भी आप बहुत अच्छे से यहाँ से जो है कोरिलेट करके या टैली करके देखेंगे। प्रारंभ में समिति में 10 सदस्य नियुक्त होते थे, लेकिन बाद में जो है 1955 में विभिन्न दलों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए समिति की के सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर 15 कर दिया गया। क्या हुआ कि पहले 10 थे, लेकिन 1955 में 15 कर दिया गया। संसद के दोनों सदनों में विशेषाधिकार समिति का गठन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा होता है। इस बात को भी ध्यान दे लें, अच्छे से ध्यान रखेंगे कि दोनों ही सदनों में विशेषाधिकार समिति का गठन लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा होता है। संसद के किसी सदन के व्यक्ति विशेषाधिकार अथवा सदन के सामूहिक विशेषाधिकारों के उल्लंघन संबंधी किसी मामले की जांच का जिम्मा विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाता है। यानी कि संसद का किसी भी प्रकार के सदस्य के व्यक्ति के विशेषाधिकारों की बात हो तो सामूहिक विशेषाधिकारों के उल्लंघन संबंधी किसी मामले की जांच का जिम्मा विशेषाधिकार समिति को ही सौंपा जाएगा। ये भी बात आप ध्यान से सुन लें। तो सारी बातें जो है हम कर चुके हैं। आप देख पा रहे हैं कि एक एक करके जो है हमने विशेषाधिकार समिति हो, चाहे उसके बाद हमने कार्य मंत्रणा समिति, या फिर उससे पहले हमने SC/ST कल्याण संबंधी समिति, हमने सार्वजनिक उपक्रम समिति, और फिर हमने लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति को जुड़वा बहन के रूप में देखा, और उससे पहले हमने लोक लेखा समिति को देखा, और सबसे पहले हमने प्राक्कलन समिति को देखा। तो ये सारी समितियां जो है हर बार किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर मोबाइल खड़ी रहती हैं और क्वेश्चन का मटेरियल यहाँ से तैयार होता है। तो सभी दर्शकों से एक बार पुनः ये आग्रह है कि यदि थोड़ा सा भी आपको लगा हो कि ये वीडियो हमारे लिए फ्रूटफुल रही है तो सब्सक्राइब के बटन को दबाना कतई नहीं भूलिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लें। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ धन्यवाद सभी।